हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, साइंस का ये चैप्टर है आपका, इसका हम वन शॉट प्रिपरेशन करेंगे। ठीक, इसमें हम सारी कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली इसमें आपको पढ़ना क्या है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है कि फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन पढ़ेंगे। फिर एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंस की बात करेंगे। एंड देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म पढ़ेंगे। डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे एंड एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। इसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया है कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट को एक्सक्लूड कर दिया गया। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ये आपका सिलेबस है। तो एक्चुअली हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन आई से। देखो, ये ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है एक्चुअली, है ना। अगर हम ह्यूमन आई की बात करें तो देखो यार, ये आपका सिलेरी मसल्स है, ये आपका रेटिना, ये ऑप्टिक नर्व्स, जो ये लिक्विड है, ये क्या है आपका जो लेंस, ये आपका क्रिस्टलाइन लेंस है ना, इसके जो पीछे होता है, ठीक है, अंदर की, तो उसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं। और जो ये आगे की तरफ है ना, आगे की तरफ जो लिक्विड होता है, इसको एक्वेस ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वेस ह्यूमर कहते हैं। और याद देखो, कॉर्निया, कॉर्निया है ना, ये जो आप देख रहे हो ना, ये कॉर्निया एक्चुअली। ठीक है, आइरिस जो देख रहे हो आप, सिलेरी मसल्स पहले देख लो थोड़ा सा। ये आपका सिलेरी मसल्स है। ठीक है, जो आपकी लाइट कंसंट्रेशन कितनी आनी चाहिए उस पे हिसाब से वो काम करते हैं। ठीक है, जैसे अगर अंधेरा होगा तो आपकी जो आंखें होंगी वो थोड़ी क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। ठीक है, एंड जैसे लाइट ज्यादा पड़ेगी आंखों पे तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये केस आता है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन आई के बारे में। ठीक है, ओके। तो एक्चुअली आपको पता है कि ह्यूमन आई, जो हमारी आई होती है ना, सबसे वंडरफुल थिंग्स है। ठीक है, जो हमें गॉड ने दिया है, ठीक है, भगवान ने दिया है। ओके, तो इसी पे हम बात कर रहे हैं। एक्चुअली ये काम कैसे करता है? ठीक है, ये देखो, सिंपल सा मैं केस बताता हूँ। एक्चुअली होता है क्या है कि ना, आपका जो है आइरिस की जो लेंस है, लेंस के थ्रू एंटर करेगा और बनेगा कहाँ पे, इमेज कहाँ बनेगा? सिंपल मैं बता रहा हूँ, रेटिना पे बनेगा। वो कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। तो आप बोलोगे सर, रियल और इन्वर्टेड तो बनेगा, ओके, तो इसका मतलब हमें दिखता भी इन्वर्टेड होगा, लेकिन तो हमें तो सारी चीज सीधी दिखती है। देन इसके बाद क्या होता है कि रेटिना पे रियल इन्वर्टेड ही बनता है। फिर यहाँ से ऑप्टिक नर्व जो होता है ना, वो ब्रेन के पास लेके जाता है। कहाँ पे लेके जाता है? ब्रेन के पास। और ब्रेन इसको क्या करता है, ब्रेन क्या करता है, करेक्ट करता है। ठीक है, मतलब उसको वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। कैसा बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है, सीधी करके वो हमें दे देता है। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है। सिंपल भाषा में क्या होता है कि क्रिस्टलाइन लेंस के थ्रू अंदर आएगा। ठीक है, लाइट जो भी ऑब्जेक्ट की इमेज होगी वो आपके रेटिना पे बनेगी। वो कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। रियल और इन्वर्टेड से वो कहाँ पे जाएगा? ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन के पास जाएगा। कहाँ पे जाएगा? ब्रेन के पास जाएगा। और ब्रेन क्या करेगा? उसको करेक्ट करेगा। क्या करेगा? करेक्ट करेगा। ठीक है, तो यही केस है, एक सिंपल शॉर्टेड फॉर्म में है। बट अगर आप इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे, जैसे देखो क्या होता है कि रेटिना होता है, रेटिना क्या होता है कि लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होता है। ये क्या होता है? लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। क्या है? लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। ठीक है, इस लाइट जो एंटर करती है ना, वो थिन मेम्ब्रेन होता है, एक मेम्ब्रेन जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। ये थिन मेम्ब्रेन है। ठीक है, क्या है? थिन मेम्ब्रेन, इसको हम कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। अब इसके थ्रू क्या करता है कि इट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट बल्ब ऑन द फ्रंट सरफेस ऑन द आई बॉल। देखो, आई बॉल जो होता है ना, ये कंप्लीट है आपका, देखा जाए तो आई बॉल के फ्रंट ट्रांसपेरेंट बल्ब बना देता है। जो आई बॉल है ना, तो एक्सपेक्टली उसकी शेप क्या होती है? 2.3 सेंटीमीटर की होती है। क्या होती है? 2.3 सेंटीमीटर की होती है। मोस्ट ऑफ द जो लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ फॉर द लाइट जो होगी इंटर करेगी आई, ऑकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्नर, यानी आउटर सरफेस ऑफ कॉर्नर से वो पास करती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट करके जाती है। तो क्रिस्टलाइन लेंस है ना, वो आपको फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द रेटिना। जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो क्या करता है? फोकस एडजस्ट करता है। क्या करता है? फोकस एडजस्ट करता है, जिससे कि हम वो इमेज है, चाहे उस ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख पाए। ठीक है, उसको हम क्लियर देख पाए। क्या देख पाए? क्लियर देख पाए। ठीक है, ये केस आ जाता है। और उस एक स्ट्रक्चर होता है जो आइरिस होता है बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे ही होता है, जिसको हम आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। ठीक है, आइरिस एक डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम होता है दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द पीपल। वो साइज ऑफ द पीपल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। पीपल क्या होता है आपका? जब पीपल रेगुलेट एंड कंट्रोल, पीपल जी है आपका। पीपल क्या करेगा? एक्चुअली पीपल का काम क्या होता है? ये रेगुलेट करता है। क्या करता है? रेगुलेट करता है किस चीज को करता है? अमाउंट ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट को, एंट्री को।
सिंपल से समझो थोड़ा सा। जैसे आप कभी कभी देखो डार्क रूम होता है ना, अगर आप अंधेरे से रूम से क्या लाइट में जाते हो, तो आपकी जो आंखें है ना, वो क्या हो जाती हैं, वो श्रिंक कर जाती है। क्या कर जाती है? श्रिंक कर जाती है ना, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। बेसिकली क्या कर जाती है? कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। कॉन्ट्रैक्ट क्यों करती है? क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि जब आप डार्क रूम में रहते हो ना, उसमें आपकी आई जो होती है वो रिलैक्स होती है या ओपन होती है, ठीक है, एकदम वाइड हो चुकी होती है। क्या हो चुकी होती है? वाइड, चौड़ी हो चुकी, मतलब खुल चुकी होती है पूरी तरीके से। लेकिन जैसे ही, क्योंकि उसको क्या होता है, ज्यादा लाइट लेनी होती है जिससे कि हम ऑब्जेक्ट को देख पाए अंधेरे में। लेकिन जैसे ही वो अंधेरे से बाहर की तरफ निकलती है, किसकी तरफ, ठीक है, लाइट में जब जाती है, तो लाइट में क्या होता है कि आपको लाइट बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो आपकी आंखें क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। क्या कर जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, है ना। तो पीपल का ही काम होता है कि कितने लाइट, कितने जो जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो एंटर करना चाहिए, ठीक है। तो यही इसका काम होता है, एंटरिंग द आई। आई लेंस का काम क्या है? इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कहाँ पे? रेटिना पे। कहाँ पे? रेटिना पे बनाता है। रेटिना का इनॉर्मस नंबर लाइट सेंसिटिव सेल। रेटिना के पास क्या होता है? लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, जो इल्यूमिनेट हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं इल्यूमिनेशन पर, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ जाता है? ब्रेन के पास, वाया ऑप्टिक नर्व्स। यानी सीधी सी बात है कि जब ये है आपका, मान लो कि रेटिना है, रेटिना एक तरीके से क्या है आपका, लाइट सेंसिटिव सेल है। क्या है? लाइट सेंसिटिव सेल है। ओके। अब इसके थ्रू जब लाइट जाती है, तो इल्यूमिनेट, मतलब इल्यूमिनेशन होने पे क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ जाता है? ब्रेन के पास जाता है, बाय ऑप्टिक नर्व। ये क्या है आपका? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के पास जाता है, और ब्रेन इंटरप्रेट करता है उस सिग्नल को, और फिर प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, एन ऑब्जेक्ट एज दे आर। फिर हमें ऑब्जेक्ट वैसा ही दिखता है एज दे आर, ठीक है, एज दे आर। ओके। तो आई थिंक अब समझ में आ गया हो किस तरह से, यानी सीधी सी बात है कि रेटिना, अब यहाँ पे थोड़ा सा काम करते हैं। जो आपका पहला पहला काम क्या होता है कि पहला आपका जाता है इसके थ्रू, कॉर्निया के थ्रू जाएगा। तो ये क्या है, 60%, 67% तो आई फोकसिंग पावर होता है। फिर आइरिस का काम क्या करता है? कंट्रोल करता है लाइट्स अपर्चर ऑफ कैमरा। पीपल का क्या काम होता है? ओपन एंड क्लोज करना, रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट को पीपल से। फिर आपका यहाँ पे क्या जाता है? क्रिस्टलाइन लेंस। ये क्या करता है? हेल्प करता है रेटिना पे, फोकस करता है लाइट को रेटिना पे, ठीक है, जिससे कि ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली, हमारी जो इमेज बन पाए। एक्वोसोमर का काम क्या होता है? पावर प्रोवाइड करता है कॉर्निया को। विट्रोसोमर का काम क्या होता है? शेप और फॉर्म बनाए रखने में हेल्प करता है। रेटिना का काम क्या होता है? सीधी सी बात है, ये लाइट कैप्चर करता है, ठीक है, एक तरीके से, और फिर उसी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ब्रेन के पास भेजता है बाय ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व का क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को देना। सिलेरी मसल्स का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सटेंड करता है इन ऑर्डर टू चेंज द लेंस शेप फॉर फोकसिंग। आई होप इतना पॉइंट समझ में आया। देखो ये सारी चीजें ना हमने इस पे डिस्कस कर लिया, ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। सिंपल भाषा में तो मैंने समझा दिया था कि क्या होगा आपको, मान लो जैसे, मान लो आपको एक तरीके से क्या होगा कि कॉर्निया के थ्रू एंटर मारेगा, कॉर्निया के थ्रू एंटर मारेगा, यहाँ पे लेंस है, लेंस के थ्रू कहाँ पे जाएगा आपका? रेटिना पे बनेगा। रेटिना क्या करेगा? रेटिना आपका ऑप्टिक नर्व से ब्रेन के पास भेजेगा, ब्रेन क्या करेगा? उसको इंटरप्रेट करेगा, और फिर ऑब्जेक्ट हमें वो सीधा दिखेगा, ठीक है। लेकिन जो हमें रेटिना पे बनता है वो कैसी इमेज बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। क्या बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। ये आपका विट्रस ह्यूमर होता है, ये आपका एक्वस ह्यूमर होता है, ठीक है। ये चीज थी सिंपल सी बात जो हमें समझ। पावर ऑफ एकोमोडेशन, देखो जनरली पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब कि आपकी आंखें जो होती है ना, उनका पावर क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए जो एबिलिटी होती है आई लेंस की, उसी को कहते हैं एकोमोडेशन, उसी को कहते हैं एकोमोडेशन। और ये जनरली आपका कितना होता है हमारा, अगर बात किया जाए 25 सेंटीमीटर, यानी मिनिमम डिस्टेंस इतना चाहिए ऑब्जेक्ट को क्लियर दिखने के लिए। ऑब्जेक्ट को क्लियर दिखने के लिए हमें कितना सेंटीमीटर का चाहिए? 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस चाहिए होता है, जिसको कि हम बेसिकली क्या कहते हैं? फार पॉइंट ऑफ द आई कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, ये फारदेस्ट पॉइंट के लीस्ट पॉइंट की बात करी जा रही, तो ये आपका है, ठीक है। फिर जब 20 सेंटीमीटर, तो मिनिमम डिस्टेंस जिससे हम विदाउट स्ट्रेन देख सकते हैं उसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं, जिसको नियर पॉइंट ऑफ द आई भी कहा जाता है। और दूरी कितनी? इनफाइनाइट, हम इनफाइनाइट तक देख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो उसकी जो होता है, आपको उसकी जो पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? फार पॉइंट ऑफ द आई कहते हैं। उस फारदेस्ट पॉइंट को क्या कहते हैं? फार पॉइंट ऑफ द आई कहते हैं, जो कि इनफाइनाइट होती है, ठीक है। ये पावर ऑफ एकोमोडेशन है ना, इसी के बेसिस पर लेंस लगते हैं, ठीक है।
हम लोगों को क्या लगता है, चश्मे लगते हैं यानी लेंस लगते हैं, ठीक है बेसिकली। तो यही केस है आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन की बात करता है, ठीक है। तो आई लेंस जनरली क्या फाइबरस और जेली लाइक मटेरियल होता है। तो ये तो हमने पढ़ लिया बेसिकली। तो आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन इसे ही कहते हैं, ठीक। समटाइम द क्रिस्टलाइन लेंस पीपल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। कभी कभी क्या होता है कि क्रिस्टलाइन लेंस होता है ना, वो मिल्की और क्लाउडी हो जाता है। इस कंडीशन को हम कैटरेक्ट कहते हैं। इससे क्या होता है कि पार्शियल या कंप्लीट लॉस ऑफ विजन होता है, यानी या तो आधा दिखना कम हो जाएगा, कंप्लीटली अंधे हो जाते हैं। इसको रिस्टोर कैसे किया जाता है, कैटरेक्ट सर्जरी से। किससे, कैटरेक्ट सर्जरी से। इसमें क्या होता है, आपकी आईज मिल्की एंड क्लाउडी हो जाती है, ठीक है। पावर ऑफ एग्रीमेशन की हमने बात करी कि एबिलिटी ऑफ आई लेंस to adjust its focal length according to distance is called power of accommodation। इसमें सिलेरी मसल्स क्या होती है, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होती है। क्या होती है, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होगी। देखो रिलैक्स कब होगी, रिलैक्स देखो अब सिंपल सी बात है, अगर आप डार्क रूम से, जनरली आपके पास क्या है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट और लाइट एक एकोमोडेट लाइट है, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो आप ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पा रहे हो, ठीक है, रिलैक्स में देख पा रहे हो। इसमें क्या होता है, आईलेंस थिक हो जाती है। क्या हो जाती है, आईलेंस थिन हो जाती है, सॉरी थिन हो जाती है। क्या हो जाती है, थिन हो जाती है। और फोकल लेंथ क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। फोकल लेंथ क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, जिससे कि आप दूर के ऑब्जेक्ट को भी क्लियरली देख सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट जब होती है, जब सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तब क्या होता है, आईलेंस थिक हो जाता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब आप ना जनरली आप कहाँ पे, जब आप लाइक डार्क रूम से लाइट रूम में जाओगे ना, तब ऐसा होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। सिलेरी मसल्स क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो आईलेंस थिक हो जाएगी, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। और ये कब होगा, इनेबल अस टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। देखो इस वाले केस में क्या होता है कि जब आप दूर की चीजों को देख रहे हो, या आप एक तरीके से लाइट से आप एक डार्क रूम में जा रहे हो जहाँ पे उतनी लाइट नहीं है जिससे कि आप क्लियरली देख पाओ, तो वहां पे रिलैक्स हो जाती है, आंखें क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। तो आई लेंस वहां पे थिन हो जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, जिससे कि हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देख पाए। कॉन्ट्रैक्ट केस में क्या, डार्क रूम से जब आप ब्राइट रूम में जाओगे या लाइट में जाओगे, तो उस केस में ये काम करेगा। नियर पॉइंट हमारा ऑफ द आई कितना है, 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट ऑफ द आई कितना है हमारा, इंफिनिटी है। कलर ब्लाइंडनेस किसे कहते हैं, जब एक डिफेक्टिव कोन सेल इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट कलर्स, यानी हमारा जो कोन सेल है ना, वो जब कलर डिफाइन नहीं कर पाता, कलर डिफरेंसेस नहीं कर पाता, तो उसी को हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। ये देखो ये हमने सारा चीज पढ़ा किसके बारे में, आई के बारे में पढ़ा। अब उसके हम क्या पढ़ रहे हैं, इस चीजों की वजह से, पावर ऑफ एकोमोडेशन की वजह से डिफेक्ट्स भी आएंगे, ठीक है। तो समटाइम्स डिफेक्ट्स आएंगे, तो उसके लिए तीन चीजें, तीन तरह के डिफेक्ट्स आते हैं, रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स आते हैं। एक मायोपिया, नियर साइडनेस। इसमें क्या होता है कि पास की चीजें तो दिख रही होती है, दूर की चीजें नहीं दिख रही होती। हाइपरमेट्रो में क्या होता है कि फार की तो चीजें दिख रही होती है, लेकिन पास की चीजें नहीं दिखती क्लियरली। ब्रश बायोपिया में क्या होता है कि दोनों हो रहा होता है। क्या होता है, दोनों होता है, तो उसके लिए हम स्फेरिकल लेंस। अब इसको जो डिफेक्ट है, इसका करेक्शन कैसे होगा, तो स्फेरिकल लेंस से होगा। कैसे होगा, स्फेरिकल लेंसेस है। तो चलो अब इस पे डिस्कस करते हैं। मायोपिया, मायोपिया में क्या है कि ना, ए पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। पास की चीजें तो उसको दिख जाती है, बट दूर की चीजें उसको नहीं दिख पाती, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि इमेज और डिस्टेंस की होती है ना, वो फ्रंट ऑफ द रेट, जैसे देखो ये क्या है, जनरली आपका मायोपिक आई है, जहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे बन रही है। लेकिन अगर मान लो कि ये फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई है ना, और अगर मान लो कि आपकी आंखें खराब है, मायोपिक आई है, मतलब आपको मायोपिया है। क्या है, मायोपिया है। तो आपकी जो इमेज है ना, वो रेटिना पे नहीं बन रही, उससे पहले ही बन जा रही है। कहाँ पे बन जा रही है, उससे पहले ही बन जा रही है। जब उससे पहले बन जा रही है, तो इमेज हमें कैसा दिखेगी, धुंधली दिखेगी। कैसी दिखेगी, धुंधली दिखेगी, ठीक है। उससे बच अब उसको करेक्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, आपका ये क्या है, आपका कन्वेक्स लेंस है। क्या है, कन्वेक्स लेंस, सॉरी ये क्या है आपका कनकेव लेंस है। क्या है, कनकेव लेंस है। क्या है, कनकेव लेंस है ना। कनकेव लेंस का यूज किया जाएगा। और हमें पता है कि देखो एक तरीके से कन्वेक्स लेंस किसका काम करता है, कन्वर्जिंग होता है, और कनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। तो देखो ये डिस्टेंस को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और कहाँ तक बढ़ा देगा, रेटिना तक। तो जिससे कि हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली दिख पाए। तो यानी मायोपिया के लिए हमें कौन सा लेंस यूज करना पड़ता है, कनकेव लेंस यूज करना पड़ता है। कौन सा लेंस यूज करना पड़ता है, कनकेव लेंस, ठीक है। अब देखो इसके दो रीजन, ऐसा क्यों होता है कि मायोपिया हो जाता है, तो उसके दो रीजन। एक तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, आई लेंस की जो कर्वेचर वो बहुत ज्यादा हो, या वो आई बॉल का इलंगेशन, मतलब आई बॉल भी क्या हो, उसकी भी साइज क्या हो, ज्यादा हो।
तो ये दो जब चीजें होंगी तो आपको मायोपिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मायोपिया। इसको सही करने के लिए हम कनकेव लेंस लेंगे सुटेबल पावर का। ठीक है, किसका? सुटेबल पावर का, जिससे कि आपको इमेज रेटिना पे बन पाए। एक्चुअली केस क्या है ना, तीनों ही केस में आप देखोगे या तो इसके पीछे बन रहा होगा या तो इसके पास बन रहा होगा। जब ये केसेस होंगे यानी रेटिना पे नहीं बन रहा है, अगर रेटिना पे इमेज बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड, तो इसका मतलब आपकी आंख क्या है? सही है। ठीक है, तो आपको कोई डिजीज नहीं है, आइज की तो कोई डिजीज नहीं है। बट अगर पहले बन रहा है या बाद में बन रहा है तो आपको केस आ गया। जैसे हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या होता है कि आपको दूर की चीजें तो क्लियरली दिखती है लेकिन पास की चीजें नहीं दिख पाती। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है आपको कि यहाँ पे देखो ये आपका जनरली एक तरीके का नॉर्मल आई है। ठीक है, अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, पीछे की तरफ बन रहा है यानी रेटिना के पीछे बन रहा है, तो उसको पास लाना है। तो उसके लिए हम कनकेव लेंस यूज कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, जो कि क्या होता है? कन्वर्जिंग होता है। तो क्या करेगा ये, जो लेंस दूर जा रहा था उसको पास में बनाएगा। ठीक है, यानी रेटिना पर बनाएगा। तो इस तरीके से हम कन्वेक्स लेंस यूज करके हाइपरमेट्रोपिया को सही करते हैं। अब डिफेक्ट किसकी वजह से होता है? तो उसके दो रीजन है। एक तो फोकल लेंथ, द आई लेंस इज टू लॉन्ग, फोकल लेंथ होगा ना वो ज्यादा ही लंबा बन जा रहा होगा, एंड द आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, और आई बॉल क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आई बॉल ज्यादा ही छोटा हो जाता है। तो इसको कन्वेक्स लेंस के थ्रू यूज करते हैं एप्रोप्रिएट पावर्स का। ठीक है, तो ये केस आ जाता है। प्रेस बायोपिया में दोनों ही केस होगा। ठीक है, प्रेस बायोपिया में क्या होगा, यानी दूर की चीजें भी नहीं दिख रही, पास की चीजें भी नहीं दिख रही, है ना। तो उसका रीजन होता है सिलेरी मसल्स का वीक होना और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस का डिमिनिश होना। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजों की वजह से होता है। इसीलिए हम यूज करते हैं बायफोकल लेंस। क्या यूज करते हैं? बायफोकल लेंस। आप अपने दादाजी का चश्मा जब देखते होगे तो आप देखते होगे कि यहाँ पे स्टार्ट नीचे की तरफ क्या होता है, जैसे आपको मान लो ये चश्मा है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये पास के लिए होता है। मायोपिया वाला, अरे ये आपके हाइपरमेट्रोपी के लिए यूज होता है, और ये आपका मायोपिया के लिए यूज होता है ना। तो ये केस आ जाता है, यानी ऊपर वाला ये वाला जो केस है आपका, लोअर पार्ट ये किसका काम करेगा? कन्वेक्स लेंस का काम करेगा। किसका? कन्वेक्स लेंस का। और ये कंप्लीट पार्ट ये किसका काम करेगा? कनकेव लेंस का काम करेगा। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। और ये आपका दिया हुआ है कि एक्चुअली कितने केसेस हैं, ये आप पढ़ लेना। बेसिकली आई डोनेशन के बारे में है। 4 to 6 और रिमूव करने में लगता है आफ्टर डेथ। ठीक है, यानी अगर इसके बीच में अगर निकाल दिए तो सेफ है, और इसको लगाने रिमूवल करने में 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। और जो भी इन्फेक्टेड या डाइड हुए एड्स से, हेपेटाइटिस बी और सी से, रेबीज से, एक्यूट ल्यूकेमिया से यानी ब्लड कैंसर जिसको कहते हैं, टिटनेस हो गया, कोलरा होगा, मेनिनगिटिस हो गया, इनके इंसेफेलिटिस हो गया, ये लोग आइस डोनेट नहीं कर सकते। ठीक है, ये लोग आइस डोनेट नहीं कर सकते। बाकी सभी को करना चाहिए। आई होप ये चीजें दी गई हैं इसमें। तो अब आप बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। देखो प्रिज्म का केस देखो, प्रिज्म ऐसा होता है। ठीक है, एक तरीके से तो एक तरीके का क्या था, हमने रेक्टेंगुलर स्लैब का पढ़ा था, बट हम ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसका 2 ट्रायंगुलर बेस होता है एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होता है। ठीक है, ये तीनों सरफेस इंक्लाइंड हो, ये सरफेस क्या होते हैं? इंक्लाइंड होते हैं, और इनके बीच का जो एंगल बनता है उसी को एंगल, लेटरल सरफेस के बीच के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। जैसे देखो ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, और ये क्या है? ये आपका इंसिडेंट रे है, और ये आपका क्या है? ये इमरजेंट रे है, और ये आपका क्या है? रिफ्रैक्टेड रे है। क्या है? रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, ये वाला एंगल आप देख रहे हो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और एक है आपका ये वाला एंगल क्या है? एंगल ऑफ इमरजेंस है, और एक क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन ये है। देखो एंगल ऑफ डेविएशन आप नोटिस कर रहे हो क्या है? डेविएशन मतलब ही क्या होता है? डेविएट होना। ये इमरजेंट रे इधर की तरफ जा रहा है, बट जो रियल जो आपका वो है रे है, वो एक्चुअली जा कहाँ रहा है? इधर जा रहा है। तो इसके बीच का जो इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का ही जो एंगल बनता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। और एंगल ऑफ एमरजेंस किसे कहते हैं? जो आपका जैसे मान लो नॉर्मल है और एमरजेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं। ठीक है, और हर केस में आपका देखो नॉर्मल अलग अलग होगा। जैसे इसके लिए रिफ्रैक्टेड रे के लिए ये हो गया आपका, इसके लिए ये नॉर्मल हो गया, है ना। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री का केस। ठीक है, तो ये एक केस आता है ना। अब जनरली जो ग्लास में व्हाइट लाइट को डिस्पर्स करता है ना, और व्हाइट लाइट को डिस्पर्स करके स्प्लिटिंग करता है 7 कंस्टिट्यूंट कलर में। ठीक है, उसी को डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट करते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। और वो कौन से विवग्योर के रूप में यूज करें? वायलेट, इंडिगो, ठीक है, आपका ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और अब देखो सबसे लिस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? वायलेट की। और सबसे
लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? आपकी रेड की। इसीलिए आप देखते होगे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब दूर तक दिखने का, है ना। दैट्स वाई आप देखते होगे कि ट्रेनों के लिए या इमरजेंसी के लिए हमेशा रेड कलर चूज किया जाता है, क्योंकि दूर से भी क्या है वो चीजें दिख जाए। दैट्स वाई, ठीक है। तो ये केस आता है। तो कलर कंपोनेंट का लाइट बैंड डिफरेंट एंगल विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट लाइट, ये एक्चुअली दे रहा है कि वायलेंट लाइट जो होगा बैंड करता है लीस्ट, बल्कि रेड बैंड मोस्ट। देखो यहाँ पे आप करो, देखो एक्चुअली, ठीक, ये आपका वायलेट है, ठीक, और ये आपका रेड है ना। तो रेड लीस्ट वो करता है, ठीक है आपका। ये थोड़ा मुझे लाइन सही नहीं लग रही। तो एक्चुअली क्या है कि रेड का जो वेवलेंथ होता है ज्यादा होती है, तो ये जो होता है ना इसका जो बैंड होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू वायलेट का जो बैंडनेस होता है। बैंड सबसे ज्यादा वायलेट बैंड करता है और रेड कम बैंड करता है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ होती है ज्यादा होती है, और इसीलिए हम इसको इमरजेंसी के टाइम पे रेड कलर का ही चूज करते हैं। अब कभी मान लो कि ये आपका व्हाइट लाइट है, ठीक है, व्हाइट लाइट यहाँ से गई और रिफ्लेक्टेड होने के बाद 7 कलर्स दिखे, ठीक है, 7 कलर्स दिखे। अब इस 7 कलर्स को हमें क्या करना, व्हाइट लाइट में फिर से, तो हम क्या करेंगे, एक और प्रिज्म लेके आएंगे, उसको हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। और फिर हम जब पास कराएंगे जब, तो हमें फिर से एक व्हाइट लाइट पास होगी। क्या पास होगी? व्हाइट लाइट पास होगी। तो ये किसने पाया था? न्यूटन ने खोज की थी इसकी, ठीक है। जब एक इन्वर्टेड प्रिज्म यूज करते हैं ना डिस्पर्स लाइट के लिए, तो वो फिर फॉर्म कर देता है व्हाइट लाइट, ठीक है। तो इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। आइजैक न्यूटन ने इसकी खोज की थी। सन जो है वो आपको 7 विजिबल कलर से बना हुआ, जिसको विबग्योर कहा जाता है, ठीक है। तो ये केस है। अब यहाँ पे एक केस ले रहा है कि एनी लाइट दैट गिव अ स्पेक्ट्रम। देखो ये चीज ना, जो आपका ये विबग्योर वाला केस देख रहे हो, ये आपने, हमारा रेनबो बनता है, क्या बनता है? रेनबो बनता है, देख रहे हो रेनबो बन रहा है। तो रेनबो हमेशा अपोजिट बनता है, जैसे सन है ना, सन इस साइड है ना, तो रेनबो हमेशा इसके अपोजिट में बनेगा, ठीक है। रन इसके अपोजिट मतलब इसके फ्रंट में बनेगा। सन यहाँ पे है तो इसके अपोजिट में आपका, अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनेगा? रेनबो बनेगा। अब बनता कैसे? जैसे ये देखो, ये आपका सन है, ये आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स है, क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स है। इनमें क्या होगा ना, स्ट्राइक करेगा, ये रेज जो है सन की जो रेज है वो स्ट्राइक करेंगे, और स्ट्राइक करने के बाद इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद आपका कलर वो रेनबो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेनबो बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। देखो सनलाइट हुआ, ये इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, उसके बाद हमेशा एक, देखो अपोजिट डायरेक्शन में आपका बनेगा, क्या बनेगा? अपोजिट डायरेक्शन में आपका रेनबो फॉर्मेशन करेगा। तो रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम की तरह काम करता है, जो रेन शॉवर के बाद दिखता है। ये कैसे होता है कि कॉज डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट, ध्यान से सुनना, डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स, जो प्रेजेंट होता है किसके अंदर? एटमोस्फेयर के अंदर, है ना। यानी टीनी ड्रॉपलेट से वो क्या होगा? डिस्पर्स होगा, और ये हमेशा अपोजिट टू दैट ऑफ द सन बनता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में बनता है आपका, ठीक। वाटर ड्रॉपलेट किसकी तरह काम करेंगे? प्रिज्म की तरह काम करेंगे। ये रिफ्लेक्ट करेंगे और डिस्पर्स करेंगे इंसिडेंट लाइट को, और रिफ्लेक्ट करेगा इंटरनली एंड देन रिफ्लेक्ट अगेन विद द रेनबो। मतलब सिंपल से मैंने बात बताया कि पहले क्या कर, रिफ्लेक्ट, देन इंटरनल वो, फिर से इंटरनल रिफ्लेक्शन, और देन फिर रिफ्लेक्ट, यानी पहले रिफ्लेक्ट, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्ट। तो जब ये तीनों प्रोसेस हो जाता है, तो हमारी आंखों के पास जब पहुंचता है, 7 कलर्स हमें दिखते हैं, ठीक है। इसको एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्चुअली एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन का ही एग्जांपल होगा, बट और भी एग्जांपल्स है एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शंस के, ठीक। यानी देखो यार, एक चीज समझते होगे कि जो लाइट एयर होती है ना, लाइट एयर वो हमेशा ऊपर की तरफ होती है। लाइट एयर का मतलब हॉट एयर, हॉट एयर कहाँ होगी? ऊपर की तरफ बहेगी। और जो आपका कोल्ड एयर होता है ना, वो नीचे की तरफ बहती है, क्योंकि उसका जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू किस, लाइट एयर से, है ना। दैट्स वाई कूलर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू लाइटर एयर। यानी हॉट एयर से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो क्या होगी? कूलर एयर की ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये केस आ जाता है, ठीक। दैट्स वाई। जैसे अब यहाँ पे देखो, ये स्टार का केस लेके चलते हैं। एक्चुअली स्टार्स के बीच में ना बहुत सारे वो आते हैं, एटमोस्फेरिक लेयर आते हैं, ठीक है। अब जब जो एटमोस्फेरिक, किसी की डेंसिटी ज्यादा हो, किसी की डेंसिटी कम होती है, और स्टार की जो डिस्टेंस है वो भी क्या है? ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है, ठीक है। दैट्स वाई जब ये यहाँ से लाइट आती है ना हमारी आंखों तक, तो रिफ्रैक्ट होते हुए आती है, रिफ्रैक्ट होते हुए जाती है। तो अपेरेंटली जहाँ पे हमें दिख रहा होता है ना, उसकी वो हमेशा नीचे होती है, बिलो होती है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। और डिम क्यों होती रहती है? क्योंकि लेयर जो क्या है वहां पे डेंसिटी कम होती जाएगी,
ठीक है, ये स्पीड, उसकी स्पीड ऑफ लाइट कम होती जाएगी, ज्यादा होगी कम होगी, तो उससे फिर वो क्या होता है, आपका डिम होता रहता है। ठीक है, तो ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का केस आ जाता है। देखो वही चीज बात कर रहा है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक फ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। ठीक है, अब अगर आप पढ़ोगे यही केस है सिंपल सा, तो इसमें मैंने बता दिया है। प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते, क्योंकि इनकी साइज ज्यादा होती, साइज नहीं, ये हमारे अर्थ के क्लोजर होते हैं, दैट्स वाई ये हमें क्या करेंगे, और इनकी से जो रेज आती हैं, मतलब जो भी रिफ्लेक्ट होके आती हैं, वो हमारी आंखों तक इजिली पहुंच जाते हैं, दैट्स वाई ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं हो पाता है। देखो, इफ वी कंसिडर प्लैनेट एज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, total variation in the amount of light entering on eye from all the individual point size source will average out to zero, है ना, therefore nulling the twinkling effect। ट्विंकलिंग इफेक्ट को क्या करता है, नलिफाइंग कर देता है। एडवांस सनराइज एंड सनसेट का केस भी आता है ना, एक्चुअली 2 मिनट पहले सन सनराइज जब होता है ना, उससे 2 मिनट पहले हमें दिखने लगता है, और सनराइज होने के बाद भी हमें 2 मिनट तक सन दिख रहा होता है ना, तो ये एक्चुअली होता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। देखो एक्चुअली जैसे मान लो ये ओरिजिन है, बट हमें सन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये आपका सनराइज के टाइम का केस है, किसका, सनराइज का टाइम के केस है। और कभी कभी क्या होता है कि सन डूब चुका होता है, लेकिन शाम के टाइम तो सन हमें अभी दिख ही रहा होता है 2 मिनट तक, तो वो भी केस क्या होता है आपका, सनसेट पे भी आपका यही चीज होती है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में कहता है, लाइट क्या करती है, स्कैटर करती है। जैसे अगर सिंपल सा केस बताए, ब्लू कलर ऑफ द स्काई जो होती है, कलर ऑफ वाटर इन डीप सी होती है, द रेडनिंग ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, सनसेट को जो सनराइज के टाइम पे आप देखते हो रेड या ऑरेंज कलर दिख रहा होता है ना, तो ये चीजें किसकी वजह से होती है, स्कैटरिंग की वजह से होती है। किसकी वजह से, क्योंकि द पाथ ऑफ बीम, अब स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, जब पाथ बीम ऑफ लाइट की जो पाथ होती है ना, जो पास करते हैं ट्रू सॉल्यूशन से, तो इज नॉट विजिबल। लेकिन जब यही पाथ विजिबल कब होती है, क्लाइडल सॉल्यूशन से पास करते जाती है, तो हमारा, हमें स्कैटरिंग लाइट स्कैटर करते हुए दिखते हैं। और ये कहाँ पे आपका दिखता है, क्लाइडल सॉल्यूशन का जो साइज होता है ट्रू सॉल्यूशन से क्या होता है, ज्यादा होता है, दैट्स वाई हमें यहाँ पे स्कैटरिंग हो पाती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए हमें क्लाइडल सॉल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए, क्लाइडल सॉल्यूशन चाहिए। टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट उसी का केस आ जाता है, जब बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है फाइन पार्टिकल से, है ना, तो पाथ ऑफ बीम बिकम विजिबल, पाथ दिखने लगता है। जैसे मान लो टिंडल इफेक्ट, आपको एक केस बताऊं मैं, अगर आपका घर होगा ना, घर में पहले पुराने जो घर होते थे, वहां पे ऊपर की तरफ होल होता था, वहां से ना जब रेज पास करते हुए आती, या किसी घर में डायरेक्ट अगर रेज आ रही हो ना, अभी तो पॉल्यूशन का टाइम चलेगा समर सीजन में, समर में थोड़ा सा अभी तो कम दिखेगा, लेकिन गर्मी के दिनों में थोड़ा दिखता है, तो वहां पे ना आपको पार्टिकल्स दिखेंगे, है ना, तो वो जिगजैग मोशन में करते हुए दिखते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इवन हमें ये जंगलों में भी दिखता है, कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट के अंदर भी दिखता है ना। ये कलर जो होता है, अब ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स के ऊपर। ठीक, ये केसेस आ जाते हैं। अगर मानते हो लॉन्गर वेवलेंथ की जो साइज है ना, तो फिर वो लॉन्गर दिखता है, रेड कलर दिख रहा होता है। यही केस है कि जैसे वाई द कलर ऑफ द स्काई ब्लू, क्लियर स्काई का जो कलर है वो ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर है, जो अदर फाइन पार्टिकल्स है एटमोस्फेयर के, उनकी साइज क्या होती है, स्मॉल होगी, किससे, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट से। विजिबल लाइट की वेवलेंथ होगी ना, उससे कम होगी, है ना, तो दैट्स वाई दे आर मोर इफेक्टिव स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एट द ब्लू। तो हमें क्या है, ब्लू कलर दिख रहा होता है ना, देन लाइट और ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एट द रेड एंड। तो रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है 1.8 टाइम्स ग्रेटर होती है, किससे, ब्लू लाइट से। जब भी सनलाइट पास करती है ना एटमोस्फेयर से, फाइन पार्टिकल स्कैटर करेगा एयर के अंदर, ब्लू कलर हमें दिखेगा मोर स्ट्रांगली देन रेड। द स्कैटर ब्लू लाइट इंटर्स अवर आई, इफ द अर्थ हैड नो एटमोस्फेयर, अगर अर्थ के पास एटमोस्फेयर नहीं होता, कोई स्कैटरिंग नहीं होती, तो हमें स्काई का जो कलर कैसा दिखता है, डार्क दिखता है। क्या दिखता, डार्क दिखता है। इवन जो द स्काई अपीयर डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग वेरी हाई एल्टीट्यूड पर जो भी पैसेंजर फ्लाई करते हैं ना, उनको डार्क स्काई दिखती ही है, क्योंकि उतने ऊपर पे जो आपका स्कैटरिंग वो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये रीजन आ जाता है। ठीक, और आपने ये देखा होगा डेंजर सिग्नल लाइट रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, तो लॉन्ग डिस्टेंस से भी वो दिख जाता है ना। यार एक सिंपल सा केस बताऊं मैं तुम्हें, स्काई ब्लू अगर मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, मान लो आपकी आईज है ना, ये आपकी आईज है, ठीक है, आईज के पास ना जो भी लेंथ की आंखों तक पहुंच पा रही है, जैसे मान लो ये आपका ब्लू कलर पहुंच पा रहा है, तो ब्लू ही दिखेगा, रेड हमें इसके पीछे तक जा रहा है, वॉयलेट यहीं तक रह जा रहा है ना,
वायलेट हमारी आंखों तक नहीं पहुंचा, रेड बिहाइंड द आई बन रहा है, जो भी बन रहा है, लाइट आ रही है, तो वो भी नहीं बन पा रहा है, तो हमारी आंखों तक कौन सा पहुंच रहा है, ब्लू कलर। दैट्स वाई हमें कलर स्काई, जो स्काई का कलर होता है वो ब्लू भी दिखता है। ठीक है, ये केस आता है। एंड इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, एंड आई होप आपको समझ में आएगा, तो प्लीज सब्सक्राइब, सब इसको इरेज करो पहले, सब्सक्राइब दिस चैनल है ना, एंड नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, जिससे कि आपकी क्लास जो नेक्स्ट वीडियो जाए वो भी आप कर पाओ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड थैंक्स टू ऑल।